Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in another online class of first year biology. Today we are going to discuss our topic that is basidiomycetes. आप जैसे हम आपने देखा कि हमने लास्ट टाइम basidiomycetes के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे। basidiomycetes आपको पता है कि ये वो फंजाई का ग्रुप है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि यूजुअली 4 इन नंबर्स होते हैं। फिर माइकोराइजल एसोसिएशन हो, लाइकन्स हो, उनके अंदर एसोसिएशन बनाने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनमें बेसिडिया बनते हैं। बेसिडियोकार्प इनकी फ्रूटिंग बॉडी है। बेसिकली हाइफी जो है वो एग्रीगेट करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम मशरूम का नाम देते हैं। जैसे हमने डायग्राम भी देखी थी मशरूम की, जिसमें नीचे स्टाइप मौजूद है, उसके ऊपर जो आपको ये मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कवरिंग नज़र आ रही है, डैट इज़ वेलम। इसके अंदर पैक हुई हुई होती है और जैसे जैसे मशरूम ग्रो करती है तो ये फट जाती है और मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर रेमिनेंट्स के तौर पर बाकी रह जाती है जिसे हम एन्यूलस का नाम देते हैं। ये यहाँ पर एन्यूलस है जो कवरिंग आपको ऊपर नज़र आ रही है। फिर ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है और ये कैप जो है इसे हम पाइलियस का नाम देते हैं, और इस कैप की लोअर साइड पर गिल्स मौजूद हैं, इनके अंदर बेसिडिया लगते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिडियोकार्प कहलाता है और बेसिडिया जो हैं उनमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में भी इलस्ट्रेट किया गया है। ये बेसिडियम है एक। इस बेसिडियम के नीचे आपको राउंडेड या ओवल शेप बेसिडियोकार्प नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली जो है चार होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स हैं, सॉरी, ये चार होते हैं और ये 4 इन नंबर्स में जो है ये आपको आगे नज़र आते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हुए, और यही आगे नया हाइफी जो है वो बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स हैं जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, जो बेसिडियम के अंदर बनते हैं। लाइफ साइकिल के दौरान इनमें हाइफी जो है वो मौजूद होते हैं। हाइफी सेप्टेट हैं, सेल्स इनके यूनिन्यूक्लिएट होते हैं ड्यूरिंग वन फेज़। एक फेज़ में इनके सेल यूनिन्यूक्लिएट हैं। बाद में जब कैरियोगैमी हो जाती है तो इनमें डायक्रियोटिक फेज़ आ जाती है, यानी कि 2 न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होते हैं, बाइन्यूक्लिएट हो जाते हैं ये। और ये फेज़ बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, इसको डायक्रियोटाइजेशन भी कहते हैं। फिर इनके पास फ्रूटिंग बॉडी है जो हमें विजिबल नज़र आती है। वो फ्रूटिंग बॉडी मशरूम है और वो भी डायक्रियोटिक माइसीलियम से ही बनी हुई होती है। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पक्सीनिया ग्रामिनिस, जो कि रस्ट फंजाई कहलाती है, और अस्टिलागो ट्रिटिसाई है जो कि स्मार्ट फंजाई कहलाती है। अब रस्ट और स्मार्ट इन्हें क्यों कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे प्लांट की क्रॉप्स जो हैं वो बेसिकली क्रॉप प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इनमें रस्ट जो है वो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये रस्टी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जंग के कलर की, ऑरेंज येलो, ठीक है। और ये कहाँ पर अपीयर होते हैं? जहाँ पर डिजीज़ हुई हुई है होस्ट प्लांट की सरफेस के ऊपर ये अपीयर हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टेम और लीव्स को ये अफेक्ट करते हैं। अब ये ब्रिक रस्ट या रेड कलर के जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट्स को। स्मट जो है वो, उन्हें हम स्मार्ट इसलिए कहते हैं कि वो सूट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। सूट मीन ब्लैक कार्बन, यानी कि जो जैसे सूट कहते हैं जो धुआं उठता है और बिल्कुल ब्लैकिश हो, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये सूट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनका जो स्पोर प्रोडक्शन के बाद कलर है वो ब्लैक और डस्टी स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर जो है वो सारा ग्रासेस के ऊपर या वीट वगैरह के ऊपर ग्रो कर जाता है और उसके ग्रोथ की वजह से ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी क्रॉप ख़राब हो जाती है। यहाँ पर अस्टिलागो ट्रिटिसाई का जिक्र किया गया है, स्मट फंजाई का। उसके स्पोर्स जो हैं वो टीलियो स्पोर्स कहलाते हैं, स्पेशलाइज स्पोर्स हैं। ये डिजीज़ कॉज करती है लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है। ये स्पोर्स हवा के ज़रिए कैरी होकर आ जाते हैं हेल्थ इन्फेक्टेड वीट ईयर्स से हेल्दी फ्लावर्स तक, यानी कि जिन प्लांट्स के ऊपर स्मार्ट स्पोर्स ग्रो किए हैं वहाँ से ये स्पोर्स हवा के ज़रिए बिखर जाएंगे, उन प्लांट्स तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर जो कि हेल्दी थे, वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे। रिजल्ट क्या होगा कि ये उन प्लांट्स के फ्लावर की ओवरीज तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, ओवरीज के अंदर। अब ये ओवरीज में माइसीलियम की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन माइसीलियम डॉर्मेंट हो जाएगा, नहीं पता नहीं चलेगा कि सीड के अंदर जो है वो माइसीलियम ग्रो किया हुआ है।
अब वो इन्फेक्टेड सीड जब हम नेक्स्ट ईयर ग्रो करवाते हैं, सो करते हैं ज़मीन में ताकि उस वो जर्मिनेट करें और नया प्लांट ग्रो करे, तो अब वहाँ पर पहले से स्मट का हाइफी जो है वो डॉर्मेंट फेज़ में मौजूद था। तो अब वहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो जैसे ही वो वीट कर्नल यानी जो सिट्टा होता है गंदम का वो उगता है, वो जर्मिनेट होता है, तो उसके ऊपर सारे ब्लैक डस्टी स्पोर्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जिससे एक साथ जो है वो पूरी की पूरी वीट क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके जो सारा का सारा प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये दोबारा से जो है इनके स्पोर्स वो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर नए वीट प्लांट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ लाइफ साइकिल भी आपको दिया हुआ है, लाइफ साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, ठीक है। ये इन्फेक्टेड वीट प्लांट था जिसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई हुई क्योंकि इन डस्टी स्पोर्स ने ऊपर अटैक किया हुआ। टीलियोस्पोर्स हैं, ये हवा के ज़रिए मूव करके जाएंगे हेल्दी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जो वीट का ही होगा उसके फ्लावर के ऊपर। आप ये देखें उन्होंने जो माइसीलियम था इसका स्पोर जर्मिनेट किए ऑब्वियसली टीलियोस्पोर, और उसने डाइक्रियोटिक माइसीलियम बनाकर ओवरी को इन्फेक्ट कर दिया। अब ये ओवरी के अंदर से सीड में कन्वर्ट हुए जब एम्ब्रियो गया तो वहाँ पर अंदर सारा माइसीलियम जो है वो ग्रो कर रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये डॉर्मेंट हो जाएगा माइसीलियम वीट कर्नल्स के अंदर, और नेक्स्ट ईयर जब हम इन्हें सो करेंगे तो ये आगे ऑब्वियसली जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसके अंदर ऑलरेडी ये माइसीलियम मौजूद था, ठीक है। तो ये माइसीलियम जो है वो दोबारा से टीलियोस्पोर्स बना लेगा अंदर ही और फिर जो है वो इन्फेक्ट कर देगा प्लांट को, जो प्लांट फिल हो जाएगा इन टीलियोस्पोर से, और अगेन फिर बाद में बर्स्टिंग होगी इसकी मेम्ब्रेन की और ये फिर डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल लाइफ साइकिल है अस्टिलागो ट्रिटिसाइका जो कि डिजीज़ कॉज करे लूट स्मार्ट ऑफ वीट। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं और नेक्स्ट लास्ट क्लास की तरफ, डेट इज़ ड्यूटीरोमाइकोटा। इसे ड्यूटीरोमाइस्टीज या इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। हेट्रोजीनस ग्रुप है ये फंजाई का, और इसमें सेक्सुअल फेज जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जाती, या इसमें वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज़ अननोन है। लेकिन ये याद रखें कि इसमें अर्ली रिसर्चेस की बेस पर अगर ना पता चले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करती है कोई फंजाई, तो उसको इस ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है ड्यूटीरोमाइस्टीज में। बट लेटर ऑन रिसर्चेस होती रहती हैं, अगर कभी पता चल जाए कि इसमें किस तरह के सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, किस तरह से वो फंजाई रिप्रोड्यूस करे, तो फिर उसको उसके स्पोर्स की बेस पर उसके रिलेटिव जो क्लास है उसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस जो है उसको पहले रखा गया था इस ड्यूटीरोमाइस्टीज के मेंबर के अंदर, ये ड्यूटीरोमाइस्टीज का मेंबर है। लेटर ऑन पता चला कि वह एस्कोस्पोर्स बनाता है तो उसको प्लेस कर दिया गया एस्कोमाइस्टीज में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी फंजाई हैं जिनको प्लेस कर दिया गया हुआ है और अब वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताया हुआ है कि ये बहुत सारे इनमें से जो एस्कोमाइस्टीज और जाइगो से बेसिडियोमाइस्टीज से रेलेवेंट हैं। फिर इस तरह कुछ सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है इम्परफेक्ट फंजाई में भी देखे जाते हैं कि वो लेटर ऑन बना लेते हैं, तो फिर उन्हें प्लेस कर दिया जाता है उनके डीएनए की सीक्वेंस की बेस पर, या फिर हम उनके स्पोर्स की बेस पर उन्हें प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि पेनिसिलियम जो है वो इसकी एग्जांपल है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन मोल्ड्स का नाम देते हैं पेनिसिलियम, ब्लू ग्रीन मोल्ड्स में आते हैं। ये स्पर्जिलस है ब्राउन मोल्ड्स, अल्टरनेरिया है ये ब्लैक कलर के होते हैं, और फ्यूजेरियम है वाइटिश पिंकिश होती है। हेलमेंथोस्पोरियम है, ये भी एक फंजाई है। तो ये सब ड्यूटीरोमाइस्टीज से बिलोंग करते हैं। इनमें से मोस्टली अब अपने अपने ग्रुप्स में प्लेस कर दिए गए हैं। पेनिसिलियम का आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ब्लू ग्रीन मोल्ड्स हम इन्हें कहते हैं, इनके कलर की वजह से इनका ब्लू ग्रीन कलर होता है। वाइड स्प्रेड होते हैं ये, और ये ज़्यादातर डिकेइंग फ्रूट, जो फ्रूट ख़राब हो चुका होता है, इसी तरह ब्रेड है, उनके ऊपर इनके हाइफी ग्रो कर जाते हैं और हाइफी इनके सेप्टेट होते हैं यूजुअली। फिर पेनिसिलियम ए सेक्शुअली ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करता है, और इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया के थ्रू वो जो है आगे ग्रोथ शो कर रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनमें नेकेड स्पोर्स हैं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं, ये चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे स्पोर्स पोरेंजिया के अंदर ही ग्रो करते हैं, यहाँ पर कोनिडियोफोर्स के ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं, ठीक है। और ये कोनिडियोफोर्स ज़्यादातर ब्रांच्ड होते हैं, हमें ब्रश लाइक या ब्रूम लाइक अपेयरेंस दे रहे होते हैं। ये देखें आप नीचे
सेप्टेट ब्रांचिंग माइसीलियम है, सेप्टेट हाइफी क्रॉस वॉल्स के साथ उन्होंने गिव राइज किया कोनिडियोफोर को। कोनिडियोफोर के ऊपर आगे ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग में इनके ऊपर दो पार्ट्स बनते, एक होता है मेटेली और दूसरा होता है स्टेरिगमेटा, ठीक है। फिर स्टेरिगमेटा और मेटेली ये दोनों मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके ऊपर जो है वो कोनिडिया टिप के ऊपर ग्रो करते हैं इन फॉर्म ऑफ चेन, और ये यूजुअली इक्वल साइज के नहीं होते, ये थिक वॉल्ड होते हैं, डबल वॉल हम इनको ड्रॉ करते हैं। प्लस ये जो है वो स्मॉलर से लार्जर या लार्जर से स्मॉलर की तरफ ग्रो कर रहे होते हैं, इक्वल साइज के कोनिडिया नहीं होते, ठीक है। इन कोनिडिया की वजह से इनका कलर ब्लू होता है, ये यूजुअली सर्कुलर होते हैं और हवा के ज़रिए इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि पेनिसिलियम और एक ऑरेंज के ऊपर ग्रो की हुई थी, वहाँ पर ब्लू मोल्ड ग्रो कर गया, उसने ख़राब किया उसको और फिर उनके ऊपर कोनिडिया की ग्रोथ हुई। लैंड अडेप्टेशन ऑफ फंजाई जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली बताया हुआ है कि फंजाई किस तरीके से लैंड पर अडेप्ट हुई, वाइड इन्वायरमेंट में ग्रो कर जाती है। उसका एक रीज़न तो इसकी हाइफी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ है हाइफी की जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेती है और ग्रोथ इनकी अच्छी हो जाती है। फिर दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्मिक फ़्लो है थ्रू आउट द हाइफी जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा उन्होंने काइटिन के हवाले से बता दिया कि इनकी वॉल में काइटिन मौजूद है, और ऑब्वियसली काइटिन सेलुलोज और लिग्निन दोनों से ज़्यादा, ये दोनों कंपाउंड वुड के अंदर होते हैं जिससे लकड़ी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो पावरफुल केमिकल है वो यहाँ पर काइटिन है, जिसकी एबिलिटी है कि वो हर किस्म के जो मटेरियल है उसको ब्रेक कर सकता है, इवन के लिग्निन को भी तोड़ सकता है, और ख़ुद भी इसको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल रही होती है इससे। इसके अलावा इनके पास राइजॉइड्स हैं जिसके थ्रू ये पेनिट्रेट करके फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसमें ज़्यादा स्पोर्स इन्वॉल्व हैं, और ऑब्वियसली स्पोर्स विंड के थ्रू जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादातर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं अपने अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर। फिर इनमें से बहुत सारे रेंज टेम्परेचर की उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की निस्बत। जैसे ये -5 डिग्री सेल्सियस पर भी ग्रो किए हुए होते हैं और 50 पर भी आप इन्हें ग्रो किए हुए देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है, इतने ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ये ग्रो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए हर जगह पर ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके अलावा आप देखें पेनिसिलियम, ये फंजाई तो वहाँ पर भी ग्रो की हुई होती है, फ्रिज के अंदर, जेलीज के अंदर, जैम्स में, जहाँ पर टेम्परेचर भी लो है और ऑब्वियसली उस जैम जेली के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर वो दोनों भी ज़्यादा है, ठीक है। पिकल है इस तरह चार में, तो ये हर किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की। फंजाई की इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि फंजाई इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज अ डीकम्पोजर या एज अ आप कह सकते हैं सिम्बायोट दोनों तरह से बिहेव करती है। डीकम्पोजर आपको पता है कि बैक्टीरिया के साथ मिलकर बैक्टीरिया के साथ जो है हेल्प करवा रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करके रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यू रीसाइकलिंग कर रहे हैं इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए। फिर अगर ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें तो सारा मटेरियल लॉकअप हो जाए और डेफिशिएंसी हो जाए इन सारे न्यूट्रिएंट्स की, तो फिर प्लांट एनिमल्स और ये सब कहाँ से दोबारा से उन्हें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही डेड एनिमल और प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉक हो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रिसाइकलिंग का प्रोसेस फंजाई और बैक्टीरिया के साथ हो रहा होता है। माइक्रोराइजल फंजाई है वो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाकर रहती है उनकी रूट्स के साथ, और आपको पता है कि 95% जो है 95% वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एसोसिएशन बनाते हैं माइक्रोराइजल, लेकिन वैसे जो है वो 5% ऐसे हैं जो एसोसिएशन नहीं बनाते। तो उनमें फिर देखा गया है कि जो 95% प्लांट है जो एसोसिएशन बनाते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, जबकि दूसरों के अंदर जो है वो ग्रोथ थोड़ी सी कम देखी गई है। लाइकन्स की बात करें तो लाइकन्स रॉक्स पर भी ग्रो कर रहे होते हैं, इसी तरह से उन्हें ब्रेक करते हैं और ये प्रोसेस सक्सेशन कहलाता है।
लाइकन्स में फंजाई का क्योंकि पार्टनर अवेलेबल है, इसलिए इतने ड्रास्टिक इन्वायरमेंट में ग्रो किए हुए होते हैं। फिर ये गुड इंडिकेटर हैं, बायो इंडिकेटर हम इन्हें कहते हैं पोल्यूशन का। ये फ़ौरन से कलर चेंज शो करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं कि एयर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, पोल्यूटेंट ज़्यादा हो गए। फिर कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फंजाई में हम कहते हैं ये इकोनॉमिक गेन और लॉसेस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं कमर्शियल लिहाज से। उसमें सबसे पहले हम गेन्स पढ़ेंगे फंजाई में। जैसे नंबर 1, कुछ फंजाई एडिबल है। एडिबल का मतलब होता है कि हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 200 डिफरेंट स्पीशीज़ है मशरूम की, जिनमें अगैरिकस स्पीशी है, मॉर्केला स्कुलेंटा है, मॉरल्स, ट्रफल्स हैं। ये अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, ट्यूबर की तरह से होते हैं। तो ये जो है इनमें ट्यूबर स्पीशीज़ आती हैं, ये सब एडिबल है। लेकिन इनमें से कुछ फंजाई ऐसी भी है जिन्हें आप अगर आप खा लेंगे तो वो उससे डेथ हो जाती है। इन्हें हम डेथ कैप या डेथ एंजल का नाम भी देते हैं। इनमें एमानीटा फंजाई आ जाती है। इसी तरह जैकोलेटन मशरूम है। तो ये सारी मशरूम जिनको खाने से डेथ हो सकती है, तो उसे हम टोड स्टोल का नाम देते हैं। तो उनसे बचना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस है। फिर रेंडियर मॉस बेसिकली एक लाइकन है। हालांकि नाम जो है वो रेंडियर एक एनिमल का है, और मॉस आपको पता है ये लोअर प्लांट्स होते हैं। तो रेंडियर मॉस बेसिकली लाइकन्स है, मॉस नहीं है। और असल में ये जो है वो रेंडियर अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये पहाड़ी इलाकों में एग्जिस्ट करता है, आर्कटिक और सब आर्कटिक बोरियल रीजन्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं फंजाई की फूड इंडस्ट्री में फंजाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसमें यीस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर एस्कोमाइकोटा का मेंबर है, ये फंजाई है। यूनिसेलुलर सैक्रोमाइसिस रेविसिया, ये जो है ब्रेड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, बिवरेजेस बनाने में जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें इन्वॉल्व है। फिर पेनिसिलियम चीज़ों को फ्लेवर देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह एरोमा प्रोड्यूस करती है, यानी खुशबू आती है उस खाने में से, या चीज़ वगैरह बनाने में इम्पॉर्टेंट है। फिर एस्परजिलस जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों पर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे सोया सॉस बन रहा है जो चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा डाला जाता है। सोया पेस्ट है जो सोयाबीन से बनाया जाता है। तो ये दोनों सोया सॉस, सोया पेस्ट, ये एस्परजिलस की मदद से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन एज यू ऑल नोज के उसमें एज यू ऑल नो कि उसके अंदर बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फूड को ब्रेक किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और अल्कोहल या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। सिट्रिक एसिड इसी तरह से ये भी जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एस्परजिलस स्पीशीज। फिर हम एंटीबायोटिक के लिहाज से पढ़ें तो एंटीबायोटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स भी फंजाई ही है। जैसे पेनिसिलियम न्यूटेटम वो फर्स्ट फंजाई थी जिसमें से हमने निकाला एक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, और कुछ फंजाई के अगेंस्ट भी, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम न्यूटेटम से फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इसी तरह लोवेस्टेटिन है जो कि ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से साइक्लोस्पोरिन है जो कि सॉइल फंजाई है। बेसिकली ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गन बाहर से आता है तो हमारी बॉडी जो है वो ऐसे बिहेव करती है कि ये उसका कोई एनिमी अंदर पेनिट्रेट कर गया है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो उस दौरान इम्यून सिस्टम को लो रखने के लिए कि वो अपना काम प्रॉपरली ना करे या वो उसको डिटेक्ट ना करे कि बाहर से कोई ऑर्गन आया है, तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन। सिमिलरली अर्गोटिन जो है वो किसी किस्म का जो माइग्रेन होता है, यानी कि हाफ आधे सर का दर्द जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वेयर भी होता है, कुछ लोगों को उससे वॉमिटिंग भी हो रही होती है, स्वेयर किस्म की पेन हो रही होती है, तो वो उसके लिए अर्गोटिन दिया जाता है। ये भी फंगस से निकाली गई है एंटीबायोटिक। इस तरह ग्राइसोफिल्विन है, ये फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर कुछ डाइज के तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसमें नेचुरल डाइज हैं जो लाइकन से हम ऑब्टेन करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह यीस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा जेनेटिकली हम उसको स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक बेसिस को स्टडी करने के लिए उसमें मोलेकुलर बायोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, इनकी ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन। फिर क्रोमोसोम डीएनए की इंफॉर्मेशन वो यीस्ट से ली गई है। तो यीस्ट वो पहले यूकैरियोट से, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंजाई है, यूकैरियोट भी है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है बाकी यूकैरियोट्स की निस्बत। तो 1983 में इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी, फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया गया था। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी इसका बनाया जा चुका है। फिर
फर्स्ट यूक्रियोट जिसका जीनोमिक सीक्वेंस फाइंड आउट किया गया था वो 1996 में था, और वो यीस्ट का ही था। यीस्ट जो है वो हम बहुत सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी स्टडी करते हैं। फिर एक और फंजाई, ये भी आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जब आप जेनेटिक्स स्टडी करते हैं, न्यूरोस्पोरा, इनको हम पिंक ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी के दौरान यूज़ हो रही होती है। फिर लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई जो है वो बेसिकली बहुत सारी सीरियस प्लांट डिजीजेस कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये लिग्निन, सेलुलोज और इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक कर देते हैं, और उसमें से मटेरियल को रिसाइकलिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ अपना फूड भी गेन कर रहे होते हैं। तो ये डैमेज कॉज करते हैं, जैसे स्मार्टर रस्ट बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं वीट, कॉर्न के अंदर, राइस में। उससे क्या होता है, ये लगती कब है, ये जब मैस डिस्प्लेसमेंट होती है, नहीं गंदम के पौधे जब एक से दूसरी जगह भेजे जा रहे, गंदम ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है एक से दूसरे शहर या दूसरी जगहों पर, तो उस दौरान ये एक से दूसरे प्लांट में भी फैल जाते हैं, और सीड्स में भी, क्योंकि इनके माइसीलियम ग्रो किए हुए होते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को। इसी तरह से स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मर जाते हैं जब उन्हें फूड नहीं मिलता है, क्योंकि क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है ड्यू टू फंजाई। फिर पाउडरी मिल्ड्यू एक डिजीज है जो ग्रेप्स, रोज और वीट के ऊपर होती है। अर्गोट ऑफ के ऊपर डिजीज कॉज करती है, रेड रोट। इस तरह पोटैटो विल्ट है जो पोटैटो के ऊपर डिजीज कॉज करती है, उसमें पोटैटो प्लांट मुरझा जाता है इसकी अटैक की वजह से। कॉटन रूट रोट है। इस तरह एप्पल्स क्या है भाई, एप्पल में होती है डिजीज। ब्राउन रोट है जो पीचेस, प्लम, एप्रीकोट और चेरी। पीचेस है आड़ू, प्लम, आलू बुखारा, एप्रीकोट खुबानी, और इसी तरह से जो है वो चेरीज पर ये अटैक करती है। तो ये कॉमन प्लांट डिजीजेज हैं जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जो ये कॉज करती है, जैसे रिंग वर्म है, एथलीट फुट है। रिंग वर्म रिंग बन जाता है, छोटे छोटे से दानों की शक्ल में रिंग बनता है, जो कि फंगल अटैक की वजह से ये ज़्यादातर पाँव की उंगलियों के दरमियान में बन रहा होता है, या नीचे वाली साइड पर, ऐसा हाथों में भी। एथलीट फुट पाँव की बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल यानी ऊपर ही जो है वो ज़्यादा ये इन्फेक्शन नज़र आती है, और ज़्यादा इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से। कैंडाइडा एल्बिकेंस एक यीस्ट है, बेसिकली ऑरल और वेजाइनल थ्रश कॉज करती है, इसे कैंडाइडेसिस या कैंडाइडोसिस का नाम भी देते हैं। ये यानी कि ओरल थ्रश कॉज करती है गले के अंदर या मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाती है फंजाई की वजह से, या वेजाइना के पॉइंट पे। हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये भी सीरियस इन्फेक्शन है लंग्स की, जो कि इसके स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से होती है। स्पोर्स जब हम हवा के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं सांस के ज़रिए, तो ये हमारे अंदर पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करती है। ज़्यादातर ये कॉमन स्पोर्स जो हैं वो कॉमन है सॉइल में, जो कि कंटेमिनेटेड है विद फीसिस, जहाँ पे एनिमल वेस्ट मौजूद है, या बर्ड्स फीसिस ज़्यादातर देखे गए हैं कि बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल मौजूद था, उसमें ये स्पोर्स थे, हवा में बिखर जाते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो वो हवा के ज़रिए आपके अंदर चले जाते हैं, और ऑब्वियसली आपके अंदर जाकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो समटाइम डेथ कॉज करती है, नहीं फैटल होती है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक फंजाई है जो एस्परजिलोसिस डिजीज़ कॉज करती है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग में ही नहीं, बल्कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ यही डिज़ीज़ नहीं होती, बल्कि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती है, जिससे एड्स डिजीज़ हो जाती है और वो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब देखें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स हैं जिनमें पहले से एड्स मौजूद है, उसका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है, उसके वीक इम्यून सिस्टम की वजह से ये फंगस उस पर अटैक करेगी, और अटैक करने से स्पर्जिलोसिस कॉज कर देगी, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये यानी कि वीक इम्यून सिस्टम वाले ह्यूमन बींग्स पर ज़्यादा जल्दी अटैक कर देती है। फिर इसी तरह से कुछ स्पर्जिलस के स्ट्रेन हैं जो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। ठीक है, वह कुछ ऐसे ख़ास टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जहरीले केमिकल, जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स वो केमिकल हैं जो कार्सिनोजेनिक है। फिर एस्पर्जिलस की कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि स्टोर्ड हो जाती हैं ग्रेन्स के अंदर, जैसे पीनट है, कॉर्नस है, उनके अंदर। इसी तरह से कुछ जो है वो अगर उन्हें प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए, हाइजेनिक मेजर्स ना लिए जाए, तो ये उनमें फैल जाती हैं। मिल्क, एग और मीट में एफ्लाटॉक्सिन्स की क्वांटिटी होती है कुछ। फिर इस तरह मोल्डी जो ह्यूमन है, ह्यूमन फूड और एनिमल फॉरेज जो एनिमल चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर ये मोल्डी इसलिए लिखा है कि उसमें मोल्ड्स मौजूद हैं, तो आप उसको फेंक दें, ज़ाया कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें,
डिस्कार्ड कर दें। एर्गोटिज्म एक डिजीज़ है जो कि एक ऐसी ब्रेड खाने से होती है जो कि पर्पल एर्गोट कंटेमिनेटेड राई फ्लोर से बनी है, यानी ऐसे आटे से बनी है राई के जिसके अंदर ये फंजाई मौजूद थी, उसके हाइफी मौजूद थे, वो पॉइजनस हो चुके हैं, उससे साइकोटिक डिल्यूशन, कन्वर्जेंस और इवन गैंग्रेन, यानी ब्रेन आपका काम करना बंद कर देगा और ऑटोमेटिकली आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, नर्वस स्पैस्म यानी आपके दिमाग में ख़राबी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी और उससे जो है वो आपके सारे फंक्शंस ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह कुछ सेप्रोबिक फंजाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिसाइकलर नहीं है। वो क्या करते हैं, वो फूड, वुड, फाइबर, इन सब लेदर को डैमेज कर देते हैं। तकरीबन हर साल 15 से 50% जो फ्रूट है वो ख़राब होता है इस फंजाई की वजह से, उसके अटैक की वजह से। वुड रॉटिंग फंजाई है, नाम ही बता रहे हैं कि वुड में रॉट डिजीज़ कॉज करेगी, यानी वुड की जो है वो सारी ऊपर से जो है वो ख़राब कर देती है लकड़ी को। तो इस तरह से ये लिविंग ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करती हैं, बल्कि उनका टिम्बर भी ख़राब करती है, लकड़ी ख़राब करती है जो हम फर्नीचर या डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई ये दरख्तों के अंदर लग जाती है, जैसे आपको डायग्राम में शेल्फ फंजाई दिखाएगी, इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ये जो है वो लंबर में, जो लंबर कहते हैं, जो हम दरख्त की, अगर आपके पास एक दरख्त लगा हुआ है जिसकी लकड़ी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्नीचर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, तो वो टिम्बर है। अगर आप उस लकड़ी को काट के पीस की फॉर्म में रख देंगे तो वो लंबर है। तो ये जो लंबर है बेसिकली उनको और टिम्बर्स को डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरह एक पिंक यीस्ट है, रोडोटुरोला उसका नाम है, ये शावर कर्टन्स के ऊपर लग जाता है। वॉशरूम में अगर आपने कर्टन्स लगाए हुए हैं और उसमें, क्योंकि उसमें नमी रहती है, जब आप शावर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो कर्टन और मॉइस्ट स्पेस सरफेसेस के ऊपर जो है वो नमी की वजह से ये फंजाई वहाँ पर ग्रो ग्रो कर जाती है। तो ये आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक था जिसमें हमने फंजाई के इकोनॉमिक गेन, लॉसेस एज वेल एज उनके जो लास्ट 2 क्लासेस थी बेसिडियो और ड्यूटीरोमाइसिटीज़ वो हमने डिस्कस की हैं। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसमें लॉसेस और गेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेसिडियोमाइसिटीज़ में अस्टिलागो ट्रिटिसाई का लाइफ साइकिल इसमें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।